वेलकम टू माय चैनल अगेन। थैंक यू दोस्तों जो आपने सपोर्ट किया है और जिस तरह से आपके पॉजिटिव कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, काफ़ी एनर्जाइज्ड हो गया हूँ मैं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल जो मेरा थंबनेल देखा होगा उसी से वाकिफ़ होंगे। दैट इज़ योर कूलम्स लॉ। जी हाँ, कूलम्स लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स की या फिर आईसीएसई, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड के लिए कूलम्स लॉ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप बाद में जी मेंस का पेपर देते हो, जी एडवांस का पेपर देते हो, नीट का पेपर देते हो, तो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वो काफ़ी सटीक रहेगा और आप उसे हलवे की तरह ग्रैब कर सकते हो। बिल्कुल मेरे चैनल के साथ बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और मैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा स्लोगन है हंसते हंसते फिजिक्स सीखो। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्तों। देखिए मैं कूलम्स लॉ को कितना आसान बना देता हूँ। जी हाँ, देखिए कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो होता है, सपोज करो ये दो चार्जेस है, दैट इज़ योर Q1 एंड Q2, दो चार्जेस है। तो कूलम्स लॉ, कूलम बाबा ये बोलते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, यानी कि Q1 इंटू Q2, और इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, r डिस्टेंस मान लिए हम लोग, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर का। ठीक है, यानी फर्स्ट केस में Q1 Q2 का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को थोड़ा सा समझिएगा, कॉन्सेप्ट में बिठा के रखिएगा माइंड में कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा, और चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे फोर्स उतना ही, फोर्स का जो पावर है वो हमेशा उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, दैट इज़ योर के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बात कर लेते हैं के क्या होता है। के जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कूलम्स लॉ अगर आपको पूछता है, सपोज करो एग्जाम में व्हाट इज़ कूलम्स लॉ, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी सपोज करो किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए व्हाट इज़ कूलम्स लॉ, तो सिंपल सा फंडा है भैया, सिंपल से आप बोलोगे कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स acting between the two charges, that is Q1 and Q2, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them मतलब यहाँ पर क्योंकि r स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर आप लोगों के मन में सवाल आता है कि ये 9 इंटू 10⁹9 वैल्यूज़ कहाँ से आया, सिंपल सा फॉर्मूला है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और एक्चुअली इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और पाई का वैल्यू तो जानते ही हैं आप लोग 22/7। सो इस वाले क्वेश्चन में ये पूरा रख दीजिएगा आप
सो देन ये विल गेट द रिजल्ट 9 इंटू 10⁻⁹। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अभी तक तो आप लोगों ने बखूबी समझा होगा इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल लो या फ्री स्पेस बोल लो। अरे फ्री स्पेस जहाँ पे हवा, जहाँ सांस लेते हैं हम लोग, वही तो हुआ हमारा वैक्यूम, फ्री स्पेस, ठीक है। तो सपोज करो, क्योंकि देखो जो ये फोर्स रहेगा वो हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होगा। ये एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है हमारा फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। अगर हम इसको सपोज करो ये वाली चीज़ को हम केरोसिन ऑयल में ले जाके रख देते हैं तो वहाँ फोर्स दूसरा होगा। इसको हम ले जाके पेट्रोल में रख देते हैं तो उसका फोर्स दूसरा होगा। पानी में रख देते हैं दूसरा होगा। ग्लास में ला के रख देते हैं तो दूसरा होगा। सो मीडियम टू मीडियम ये चेंज करेगा, ठीक है। सो मीडियम टू मीडियम ये चेंज करता है। तो सपोज करो हम यहाँ पर मानते हैं F इज इक्वल टू, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, KQ/R² 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ठीक है। ये सपोज कर लो फर्स्ट है, ये मैंने वैक्यूम के लिए लिया है, ठीक है। और किसी अनदर मीडियम के लिए अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनदर मीडियम के लिए, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एयर का परमिटिविटी था और एप्सिलॉन जो है वो क्या है, मीडियम का परमिटिविटी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं FM, ठीक है। तो 4 एप्सिलॉन हो गया Q1 Q2 R²। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 क्या है, F/FM। सो ये F/FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट? क्यों? इसलिए हुआ कि 4 कैंसिल्ड हो गया, ठीक है। ये डिवाइड में है तो ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 R² ऑल द टर्म्स गॉट कैंसिल्ड। सो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, जिसको हम लोग दे देते हैं एप्सिलॉन R का मान, ठीक है। दैट इज योर K। सो दिस इज द मेन इक्वेशन। अब यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके 1-2 मार्क्स के। सपोज करो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि एक चीज़ और, ये जो होता है कि इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो ये सेपरेशन जो होता है, जो सेपरेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं आप लोग कि सपोज करो कोई भी दो टर्म दिया हुआ है आपका, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, F/FM बराबर एप्सिलॉन R, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या इसको K बोल लो आप। F/FM इज इक्वल टू K, दिस इज योर मेन इक्वेशन। सपोज करो क्रिएशन के लिए 2 दिया हुआ है, ठीक है।
सपोज करो केरोसिन का दिया हुआ है या किसी ऑयल का दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो एफ एम जो मीडियम का होगा वो लोग निकाल सकते हैं आराम से। सिंपल सा है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आई थिंक ये ऑल टॉपिक्स जो मैं आज मैंने बताया, ये वाला चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कूलम्स लॉ क्या है, सिंपली आप लोग जान रहे हैं, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आर होता है, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स निकालते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय, या इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल साइन हटाया मैंने, के लगाया, ठीक है, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इसका भी यूनिट सेम होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गया, एप्सिलॉन नॉट मैंने इस तरह से निकाल दिया यहाँ पे, और ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखो, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, 1-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो भी मैं बता रहा हूँ आप ध्यान में करते जाओ, उसके बाद देखो कैसे फटाफट आपका मेंस और एडवांस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने जो लेवल चुना है वो 0 से चुना, ठीक है। तो 0 से हीरो बनाना मेरा काम है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, मैं आपके लिए 24/7/365 अवेलेबल, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेरा है कूलम्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म। जी बहुत ही आसान है। देखो मैंने ये क्या किया है, ये फिगर ड्रॉ किया है। सपोज करो ये फिगर ए है। फिगर ए में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक वाई प्लेन है, एक एक्स प्लेन है, जिसमें मैंने दो चार्जेस को लिया है Q1 Q2, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है Q1 वाले का R1 वेक्टर, Q2 वाले का R2 वेक्टर, और एक R कैप जो है वो यूनिट वेक्टर लिया है मैंने, ठीक है। R कैप यूनिट वेक्टर, R कैप का मान होता है R वेक्टर अपॉन R। ये मैंने पिछले केसेस में भी देखा था, कैसे कैप को जब हटाते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग फैक्टर फॉर्म में देखते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। चलो क्या निकला था हमारा रिजल्ट, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², ये हमारा था। अब हम लोग फैक्टर ले लेते हैं दोनों साइड। तो F वेक्टर फोर्स वेक्टर होता है, क्योंकि उसके डायरेक्शन होते हैं फोर्स के, ठीक है। के Q1 Q2 बाई R², ठीक है। यहाँ पे हो गया R कैप, मैंने लिए यहाँ पे क्योंकि वेक्टर लगा रहे दोनों साइड, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगेगा R कैप, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। सो ये R कैप का ये वैल्यू मैं यहाँ पे से देख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर R कैप का वैल्यू होता है R वेक्टर बाई R। सो F वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाई R² इंटू R, दैट इज इन मोड, ठीक है। तो अब हम लोग, ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई R का होल क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जा चुका है। पर हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लगा और Q2 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लगा, ये दोनों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज करो इसको हम लोग 1 मान ले रहे हैं, इसको हम लोग 2 मान ले रहे हैं, क्योंकि R1 R2 है, Q1 Q2 है, तो 1 और 2 मानने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो सपोज करो जो चार्जेस Q1 के जगह पे Q1 के वजह से Q2 पे लगा, वो हम लोग ले रहे हैं F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है।
that is simple. That will be your k q1 q2 डिवाइडेड बाय, नाउ पोजीशन फैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा. सो r12 का होल क्यूब, r12 का होल क्यूब एंड यहाँ पे r12 वेक्टर. ठीक है, r12 वेक्टर, जहाँ पे वेयर, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, जहाँ पे आपका r12 वेक्टर क्या है, इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर. ठीक है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर. और r12 का होल क्यूब क्या हो जाएगा फिर, ये मोड में ले लेते हैं, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर टू द होल क्यूब. So f12 can be written as k q1 q2 by this r12 is equal to this. So r1 vector minus r2 vector to the whole cube, or r12 vector is equal to r1 vector minus r2 vector. r1 vector minus r2 vector. This is all your f12. चलो, अब तो फोर्स जो लगा वो चार्जेस q1 पे q2 के वजह से लगा. अब q2 पे q1 के वजह से लगेगा, यानी कि f21 हम लोग कैलकुलेट करेंगे. f21 सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं k q1 q2 बाई r21 का होल क्यूब इंटू r21 वेक्टर. सिंपल, जैसे मैंने पिछले किया था वही में, इसमें कुछ खास बात नहीं है. ठीक है, नाउ r21 वेक्टर बराबर क्या है, सो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन में लिख सकते हैं हम लोग f21 इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r2 माइनस r1 का होल क्यूब इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर. सॉरी, यहाँ पे जगह कम पड़ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ k q1 q2 बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. ठीक है, दिस इज f21. वेक्टर का साइन देना मत भूलिए आप लोग, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, f12 यहाँ भी वेक्टर का साइन होगा. नाउ व्हाट वी सी that the same force is created as q1 exert on q2, on the other hand q2 exerts on q1. Means Newton's third law of motion, you very well remember, क्या था, the force exerted on A due to B is equal to force exerted on B due to A. यानी both the forces acting on the single line. ये means f12 will be equal to f21, but the sign would be negative. So that is all your Coulomb's law in vector form. I think आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं. एज यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू. तो सिंपल है, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको. इसके बाद हम लोग जो तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कितने मज़ेदार न्यूमेरिकल्स कितने आसानी से चुटकी में बजाते ही सॉल्व हो गए. ठीक है, चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट मैं और देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल ही स्टार्ट करने वाले हैं. तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल आसान बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए
मैं आपको करता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सपोज़ करो इतना सा जगह ले लेता हूँ मैं, चलो काफ़ी जगह है, ठीक है। चलो सबसे पहला चीज़ है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। सपोज़ करो कितने भी चार्ज हैं, ठीक है, अगर एक दूसरे के करीब लाया जाए फिर उनसे सेपरेट कर दिया जाए, क्वेश्चन में यही रहता है। सपोज़ करो ये न्यूट्रल है, जीरो है, ये यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल वाले चार्ज को इसके पास लाया गया, फिर दूर ले गया गया, तो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल नंबर ऑफ बॉडीज़, मीन्स टोटल चार्ज क्या है, क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाय कितने बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ हैं तो दो, मीन्स क्यू बाई टू इसमें भी चार्ज होगा, क्यू बाई टू इसमें भी चार्ज होगा। मीन्स फर्स्ट हम लोग इसको क्लोज लेके गए, फिर आफ्टर सेपरेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या था चार्जिंग बाय इंडक्शन? इंडक्शन क्या कहलाता था चार्जिंग बाय इंडक्शन? इस चार्जिंग बाय इंडक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे? हम लोग एक चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। सपोज़ करो आप लोगों का मोबाइल बैटरी ऑफ हो जाता है या बैटरी कमज़ोर हो जाता है, तो आप लोग चार्ज इन प्लग करते हो, बट दैट वायर एंड दैट एडेप्टर इज़ ए फिजिकल केस, मीन्स वहाँ पर टच हो रहा है आपका मोबाइल, so that is not charging by induction, that will be called charging by conduction। but in induction physical contact में नहीं ला सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत प्रकार से हो सकता है, बाय फ्रिक्शन, ठीक है। सपोज करो एक बॉडी को रब किए हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आया और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब क्या, पॉजिटिव निगेटिव इसमें भी है पर बराबर मात्रा में, ठीक है, सेपरेट है। सो पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जो आउटर ऑर्बिट पे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम लोग बोलते हैं साइको इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मिला नहीं कि वो फिर मतलब अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा उनको वोल्टेज मिला नहीं कि वो बस यहाँ से वहाँ फुदकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आप लोग सिंपल सा इतना याद रखो कॉन्सेप्ट कि चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी without any physical contact. So that is all about charging by induction. And quantization of charge, when we brought two charges close to each other and after that we separate it, not two charges, number of charges you can take, two charges, three charges, four charges. If you take four charges close to each other and after then when you separate it, then the formula of quantization is total charge. Means suppose here 1 coulomb is here, 4 coulomb is here, 5 coulomb is here, these are the three charges. So 1 plus 4 plus 5, 1 plus 4 plus 5 divided by how many bodies are there, 1 2 3, so 3, 5 plus 4 9, 1 10, so 10 by 3 coulomb in each body after quantization. So that is very a simple concept. Okay, so now get ready to do hot shots and high level numericals, starting with the lower base, lower start, but we will find the difficulties. So don't worry, I will make it easy.